हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस्ड। क्लास 10th बायोलॉजी की सीरीज चल रही है। आज की क्लास में हम देखेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एसेक्सुअल फॉर्म। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और एक एक लाइन में आपको, जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ, एनसीईआरटी से एक एक लाइन कवर करता हूँ। फुल नोट्स मिलने वाले हैं आपको इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो सबको पता है। आई डोंट थिंक कि कोई भी क्लास 10th का ऐसा बच्चा होगा जिसको रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं पता होगा कि रिप्रोडक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब हर कोई रिप्रोडक्शन करता है, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो फ्लावर्स हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म, चाहे वो छोटी सी चींटी ही क्यों ना हो, वो भी रिप्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन हर ऑर्गेनिज्म करता है। अब उससे पहले हम डिटेल में जाएं, उससे पहले मेरे कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन हैं आपसे। आप एक बार अपने आप से जरूर पूछें। ठीक है, सबसे पहली चीज कि व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन वो करते क्यों हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन कोई जरूरी चीज तो है नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे नेसेसरी प्रोसेसेस थे हमारी बॉडी के लिए, जिससे कि हमारी बॉडी चल सके। बट रिप्रोडक्शन अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी को कोई हार्म नहीं होगा। रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के बिना भी काम चल सकता है। लॉट ऑफ एनर्जी इज स्पेंट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन करने में बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, तो अपनी एनर्जी कोई इंडिविजुअल क्यों वेस्ट करेगा, जबकि उसके जिंदा रहने के लिए तो रिप्रोडक्शन जरूरी है नहीं। ठीक है, तो ये सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम इस पूरे चैप्टर के स्पैन में देखेंगे। हमें ये कैसे पता चलता है कि ये ऑर्गेनिज्म इस पर्टिकुलर स्पीशीज को बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके जवाब आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि उनके जैसे ही दिखते हैं। एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट ऐसा तो नहीं है कि आप अपने फादर के जैसे दिखोगे, एकदम नहीं दिखोगे, बट रिजेंबल करोगे। ठीक है, सिमिलर होगे, आप अपने फादर से सिमिलर होगे कैरेक्टरिस्टिक्स में, लुक्स में आप अपने फादर या मदर से सिमिलर होगे। बट ऐसा नहीं होगा कि आप अपने फादर की टू कॉपी हो। ठीक है, ऐसा तो जुड़वा वाला सीन नहीं होगा ना। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं रिप्रोडक्शन के, कि रिप्रोडक्शन सेलुलर लेवल पे क्या क्या होता है और कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, डीएनए क्या होता है। ये सब कुछ बहुत ही बेसिक चीजें जो कि हमें पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी में दिया हुआ है और बोर्ड में कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जनरली बच्चे इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं और सीधे चले जाते हैं कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावर में रिप्रोडक्शन, ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन, ये सब पढ़ने लगते हैं। ये जो बेसिक स्टार्टिंग में चैप्टर में जो भी पैराग्राफ दिया रहता है उससे आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग भी मिलती है और उससे क्वेश्चंस भी कई बार पूछे गए हैं। तो पूरे प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रोमोसोम क्या होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें कि डीएनए टाइटली पैक्ड होता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये सेल है। ठीक है, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, कुछ इस फॉर्म्स में, और जिनके अंदर डीएनए टाइटली पैक्ड होता है। अब ये डीएनए क्या भला है। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म सबको पता होगी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, बट ये होता क्या है, इसमें जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और इट इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स बॉडी में जो बनती हैं उनके लिए भी इंफॉर्मेशन सोर्स की तरह होता है। डीएनए इज इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक, जैसे कि आपने मूवीज में भी देखा होगा कि भाई ये अगर ये इसका बेटा है या ये इसका बेटा है तो इसका डीएनए टेस्ट करवा लो, तब पता चल जाएगा। तो डीएनए में क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है इनहेरिटेंस के लिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि जीन्स में पाई जाती है। अगर आपका डीएनए है और आपके फादर का डीएनए है तो वो आपस में मैच करेंगे। ठीक है, तो डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन।
डीएनए में जेनेटिक कोड होता है जो कि रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो डीएनए के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं व्हाट हैपेंस, डीएनए कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ इंफॉर्मेशन, डीएनए क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि पेरेंट्स अपने नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। व्हाट हैपेंस इफ इंफॉर्मेशन जो कि डीएनए होती है वो चेंज हो जाए। अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है तो डिफरेंट प्रोटीन बनते हैं, क्योंकि प्रोटीन का सोर्स है डीएनए, प्रोटीन बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसका सोर्स है, तो डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे। डिफरेंट प्रोटीन्स से क्या होगा, लीड्स टू डिफरेंट बॉडी डिजाइंस, बॉडी डिजाइंस डिफरेंट डिफरेंट होंगी। व्हाट इज डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जब होता है तो डीएनए की कॉपीज बनती हैं, ठीक है, तभी तो एग्जैक्ट सेम होती हैं। डीएनए आपका फादर का और आपका डीएनए तभी तो मैच करता है, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होता है, न्यू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट होते हैं तो डीएनए की कॉपिंग होती है। तो डीएनए कॉपिंग होती क्या है, क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपीज इज बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में डीएनए की कॉपीज बनती हैं। सेल्स जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस का यूज करके डीएनए की कॉपीज बनाते हैं। वाई डीएनए कॉपीज मेड आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, यही चीज मैं अभी आपको बोल रहा था कि जो डीएनए की कॉपीज बनती हैं वो सिमिलर होती हैं। आप अपने फादर के जैसे दिखते हो बट एकदम आप और आपके फादर डिट्टो सेम नहीं दिखते, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करती हैं, आइडेंटिकल नहीं हो, सिमिलर हो। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दिस इज बिकॉज केमिकल रिएक्शंस की वजह से डीएनए कॉपिंग होती है, और कोई भी केमिकल रिएक्शन 100% एक्यूरेट नहीं होती। दिस इज बिकॉज केमिकल रिएक्शंस आर यूज्ड टू मेक द कॉपीज ऑफ डीएनए एंड नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। कोई भी रिएक्शन 100% एक्यूरेट नहीं होती। सो द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए विल हैव सम वेरिएशन, इस वजह से कुछ वेरिएशन आ जाते हैं, ड्यू टू विच कॉपीज मेड आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। वाई इज कंसिस्टेंसी ऑफ, ये जो क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, बट इनसे क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, आप चाहो तो लास्ट ईयर के पेपर्स उठा के देख सकते हो। वाई इज कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। अब जो डीएनए की कॉपिंग हो रही है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी डीएनए कॉपिंग हो गई कभी नहीं हुई, प्रॉपर फॉर्म में कॉपिंग होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्यों है, the consistency of DNA copying during reproduction is important for maintenance of body design, जिससे कि प्रॉपर बॉडी डिजाइन हो। ऐसा अगर नहीं होता है, कंसिस्टेंसी नहीं होती है डीएनए कॉपिंग में, तो आपने देखा होगा कोई बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो पता चले उसका हाथ में कुछ प्रॉब्लम है या उसके कुछ पैर में प्रॉब्लम है, जिससे कि प्रॉपर मेंटेनेंस बना रहे बॉडी डिजाइन का, सो दैट स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज इज इंप्रूव्ड। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम जाएंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे। वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। अब हमें पता है कि डीएनए कॉपिंग में कुछ वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। अब ये वेरिएशन क्यों जरूरी होते हैं, किसके लिए जरूरी है, क्वेश्चन बोल रहा है वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज। एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए तो वेरिएशन जरूरी है, बट इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी नहीं। अब ये बहुत ही आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि चींटियों का एक झुंड है, ठीक है, रेड कलर वाली और ब्लैक कलर वाली चींटी, ठीक है। रेड कलर की चींटी हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकती है, बट ब्लैक कलर की चींटी सर्वाइव नहीं कर सकती। अब अगर सोच के देखो, जहां चींटियां रह रही हैं, जिस एरिया में, जिस नीश में चींटियां रह रही हैं, वहां पे अगर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई तो रेड वाली तो सर्वाइव हो जाएंगी, बट ब्लैक वाली सर्वाइव नहीं होंगी। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि वेरिएशन, रेड और ब्लैक का जो वेरिएशन है उसकी वजह से वो रेड वाली जो है वो अडेप्ट कर ले रही है सिचुएशन को, बट ब्लैक वाली अडेप्ट नहीं कर रही। बट अगर वेरिएशन नहीं होता तो सारी चींटियां ही मर जाती। इस वजह से वेरिएशन इंपॉर्टेंट होते हैं एक स्पीशीज के लिए, बट इंडिविजुअल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी नो दैट पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव इन वेल डिफाइंड प्लेसेस और नीश इन इकोसिस्टम, ठीक है, हमें पता है रहते हैं ऑर्गेनिजम्स। नीश कैन चेंज, अब वो नीश चेंज हो सकती है, जैसे कि टेम्परेचर चेंज हो गया, कभी वाटर लेवल चेंजेस हो गया। पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स इज सूटेड टू पर्टिकुलर नीश। अब एक ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर नीश को ही सूट कर रहा है, मतलब कोई हाई टेम्परेचर को झेल जा रहा है, कोई कम टेम्परेचर को ही झेल पा रहा है। एंड इफ दैट नीश इज चेंज, अगर हाई टेम्परेचर को झेल पा रहा है और टेम्परेचर एकदम से गिर गया, ठीक है, तो देन पॉपुलेशन कैन बी वाइप्ड आउट, वो सारी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। बट इफ सम वेरिएशन, अगर उनमें कुछ वेरिएशन प्रेजेंट है इन फ्यू इंडिविजुअल, देन देयर विल बी चांसेस फॉर देयर सर्वाइवल, तो वो बच सकते हैं। इसलिए वेरिएशन बेनिफिशियल है स्पीशीज के लिए, बट इंडिविजुअल्स के लिए नहीं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन था ये। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। सबसे पहला टाइप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा टाइप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, ठीक है, सिंगल पेरेंट होंगे, जैसे कि अमीबा की बात करें।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या जरूरी है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे दो पेरेंट्स चाहिए, वहां पे एक पेरेंट ही चाहिए। अभी हम देखने वाले हैं मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम इस वीडियो में कवर करेंगे मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 6 मोड्स के बारे में पढ़ना है, फिशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बर्डिंग, रीजनरेशन और स्पोर फॉर्मेशन। तो देखते हैं एक एक करके इन डिटेल क्या है ये, विद प्रॉपर एनसीईआरटी नोट्स। ये फोकस मेरा रहेगा क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिजन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, हमें पता है, in which parent organism splits और divides into 2 or more organisms। ठीक है, वो स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म से, इसको हम फिजन बोलते हैं। बेसिकली टूट जाता है वो। ठीक है, हमें ये जरूर याद रखना है कि यूनिसेलुलर में हो रहा है या मल्टीसेलुलर में, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले देखते हैं टाइप ऑफ फिजन। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म, एक अमीबा है, अगर वो 2 अमीबा में ब्रेक हो जा रहा है तो हम बोलेंगे बाइनरी फिजन, बट अगर 2 से ज्यादा में ब्रेक हो रहा है तो हम बोलेंगे मल्टीपल फिजन। तो एग्जाम्पल बाइनरी फिजन का अमीबा है, पैरामीशियम है, लिशमेनिया है और बैक्टीरिया है। मल्टीपल फिजन में मलेरिया पैरासाइट और प्लाज्मोडियम है। देख लेते हैं, जैसे ये देखो अमीबा है, ये इसमें बाइनरी फिजन हो रहा है, यहाँ पे ये ब्रेक डाउन कर रहा है 2 अमीबा में। ठीक है, इसी तरीके से ये है प्लाज्मोडियम जिसमें कि मल्टीपल फिजन हो रहा है, ये ढेर सारे प्लाज्मोडियम बन रहे हैं। ठीक, तो फिजन में 2 टाइप, बाइनरी और मल्टीपल। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये चीज मैंने आपको बता दी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनटू 2 और मोर पीसेस ऑन मैच्योरिंग। जब वो बड़ा हो जाता है, जब वो मैच्योर हो जाता है, तब अगर वो 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में ब्रेक हो रहा है तो उसको हम फ्रेगमेंटेशन बोल देंगे। ईच पीस ग्रोज टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। फ्रेगमेंटेशन में अगर उस फ्रेगमेंट्स में टूट जा रहा है, टुकड़ों में टूट जा रहा है, तो जो हर पीस है उसका, हर पार्ट जो है वो एक पूरे ऑर्गेनिजम्स में ग्रो कर जाता है, जैसे कि स्पाइरोगैरा में कुछ इस तरीके से। अब ये देखिए, ये स्पाइरोगैरा पूरा मैच्योर हो गया, उसके बाद ये टूट गया। अब टूटने के बाद क्या करेगा? ये यहाँ पे ये पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों कंप्लीट स्पाइरोगैरा में ग्रो कर जाएंगे। उसके बाद है रीजनरेशन। थर्ड टॉपिक है रीजनरेशन। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड रीजनरेशन। उसके बॉडी पार्ट से ऑर्गेनिजम्स का मिलना क्या कहलाता है? रीजनरेशन। जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म से अगर वो बाई चांस गलती से कट गया, ठीक है, तो जो कटा हुआ पीस है वो बाद में पूरा फुल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही होता है। सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू नंबर ऑफ पीसेस। अगर वो कट भी जाते हैं तो हर पीस एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता है। जैसे कि ये प्लेनेरिया को देखो, अगर ये कट रहा है तो ये देखो यहाँ पे पहले ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है, उसके बाद ये जो तीनों पार्ट हैं, ये और ये, ठीक है, किसी का पीछे वाला हिस्सा कट गया, किसी का ऊपर वाला हिस्सा कट गया, किसी का सिर्फ पेट रह गया, ठीक है, तो बाकी ये पूरा ग्रो कर जाएगा। देखो ये प्रॉपर प्लेनेरिया बन गया। इसको हम रीजनरेशन बोलते हैं, रीजनरेट हो रहा है। बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज बड। ये कुछ स्मॉल पार्ट्स हैं, ये बड के रूप में बाहर निकल आते हैं। ये देखो ये बड्स निकल है, ठीक है, विच देन डिटैचेस, वो बाद में अलग हो जाएंगे एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और वो बाद में अलग होकर पूरा एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। ये मल्टीसेलुलर में भी होता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोसेस ऑफ बडिंग। ये हाइड्रा में होती है बडिंग। अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स में होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा गन्ने वगैरह के जो खेत होते हैं वहां पे क्या करते हैं कि गन्नों को टुकड़े टुकड़े करके डाल देते हैं और वो बाद में ग्रो कर जाते हैं। इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स, ठीक है, लाइक स्टेम, रूट्स एंड लीव्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जरूरत नहीं होती है इसमें, जैसे कि स्टेम काट के डाल दी या रूट्स डाल दी
या लीव्स गिर गई, ठीक है, तो वो पूरा ग्रो कर जाता है। शुगर केन, रोज और ग्रेप्स में ये यूज होता है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। प्लांट्स रेज्ड, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। जो प्लांट सीड्स से बनते हैं उनसे जल्दी फल और फ्लावर्स इसमें आ जाते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्लांट्स दोज हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। जिन्होंने सीड्स की कैपेसिटी नहीं है, जैसे कि बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन, अगर सीड की कैपेसिटी नहीं रही है तो उसमें भी जल्दी से वो ग्रो कर जाएंगे अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज करते हैं। ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट, ठीक है। ये देखो ब्रायोफिलम में कुछ इस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है। स्पोर फॉर्मेशन, ये लास्ट टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। ये देख रहे हैं आप, ये स्पोर्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं। द स्पोर्स बस्ट इन एयर, ये हवा में फैल जाते हैं। व्हेन द स्पोर केस ऑफ द प्लांट बस्ट, जब इनका स्पोर केस, जो ये स्पोर केस है जिसमें सारे स्पोर्स हैं, जब ये बस्ट करता है तो ये सारे हवा में फैल जाते हैं। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स, थिक वॉल्स से कवर होते हैं जो कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं। द स्पोर जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, जब ये जर्मिनेट करते हैं तब न्यू प्लांट्स होते हैं। कब जर्मिनेट कब करेंगे, जब इनको प्रॉपर फूड, सॉइल और वाटर मिलता है और फेवरेबल टेम्परेचर कंडीशंस मिलती हैं, तो ये स्पोर्स जाके पूरे एक प्लांट में ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का सेशन कवर करेंगे जिसमें कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।